हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं ब्रजमाली और आज हम लोग लेने जा रहे हैं हमारी पहली ऑनलाइन क्लास, जो कि होने वाली है क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट की। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम कोशिका है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। वैसे तो कोशिका के बारे में आप लोगों ने छोटी क्लासों में पहले भी बहुत कुछ पढ़ रखा है। हम यहाँ पर इसका डिटेल में अध्ययन अब करने वाले हैं। ठीक है। क्या होती है कोशिका? आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जिस प्रकार से एक बिल्डिंग को बनाने के लिए उसके लिए एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में हमको ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, सजीवों का जो शरीर है, वो एक छोटी छोटी इकाइयों के बार बार पुनरावर्तन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर इस संसार के अंदर सबसे छोटा जीवित पार्टिकल अगर कोई है, या सबसे छोटी जीवित संरचना अगर कोई है, तो वो होती है कोशिका। ठीक है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। इसकी अगर परिभाषा की बात करें हम लोग, तो इसकी परिभाषा होती है कि किसी भी सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका, सेल। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग इसका डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है कि सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं कोशिका। तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक यानी कि जिससे सजीवों की संपूर्ण बॉडी बनी हुई है, उसको बोलेंगे सजीवों के शरीर की संरचनात्मक। और क्रियात्मक मतलब जिससे सजीवों का संपूर्ण कार्य होता है, उसको बोलेंगे क्रियात्मक इकाई। तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं कोशिका। ठीक है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगर हम लोग पहले ही बात करें पहले बिंदु की, तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। ठीक है। इसके बाद अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार लगभग 0.3 से 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। इसका सबसे छोटा सदस्य या इसी का एक सदस्य होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये विश्व का सबसे छोटा जीवित सदस्य है, या यूं बोल सकते हैं कि ये विश्व की सबसे छोटी जीवित कोशिका है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है
तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिनको हम लोग कहते हैं न्यूरॉन्स, जिनको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी है। क्या क्या लिखा? सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं कोशिका, है ना। इसके बाद हमने लिखा कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तो ये हुआ कोशिका का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं, आगे इनकी डिस्कवरी के बारे में कुछ चर्चाएं करते हैं। देखो, आप लोगों के सामने यहाँ पर 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के चित्र हैं। वैसे चित्र से आप लोग इनको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इन तीनों के बारे में सारी बातें जानते हो। क्या है इनके बारे में सारी बातें? देखो, सबसे पहली जो तस्वीर है ये है रॉबर्ट हुक साहब की। रॉबर्ट हुक साहब की कौन थे? रॉबर्ट हुक साहब वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को सबसे पहले देखा। कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के खोजकर्ता हम लोग इनको बोलते हैं। इन्होंने जिस कोशिका को देखा था, इन्होंने जिस कोशिका को देखा था वो थी मृत कोशिका, मृत कोशिका। और इन्होंने कोशिका को जो है कोर्क नामक वृक्ष की छाल में देखा था। कोर्क नामक वृक्ष की छाल में देखा था। अब दूसरी तस्वीर की बात करें। अच्छा, इन्होंने कोशिका की खोज कब की थी? इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में, 1665 में। अब दूसरी तस्वीर की बात करें तो दूसरी तस्वीर है हमारी एंटोन वॉन ल्यूवेन और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोर्ग साहब की। कौन थे ये? ये पहले वो सदस्य थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका को देखा था। और इन्होंने जो जीवित कोशिका देखी थी वो थी तालाब के जल से प्राप्त जीवाणु की, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज कब की? इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 में की, ठीक है। तो मैंने अभी तक आप लोगों को 2 वैज्ञानिकों के बारे में बताया। पहले थे रॉबर्ट हुक साहब जिन्होंने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की, जो कि एक प्रकार की मृत कोशिका थी, और इन्होंने कोशिका को जो है कोर्क की छाल में देखा था, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिकों के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोर्ग साहब। और एंटोन वॉन ल्यूवेनहोर्ग जो है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, और ये जीवित कोशिका इन्होंने कहां से प्राप्त करी थी? तालाब के जल से प्राप्त जीवाणुओं से। और कब करी थी? 1674 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरी तस्वीर पर आते हैं। तीसरी तस्वीर जो है ये है रॉबर्ट हुक साहब की, रॉबर्ट ब्राउन की, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन साहब का क्या योगदान है? इन्होंने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। तो तीसरे वैज्ञानिक है हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब, जिन्होंने 1831 में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। तो आप लोगों को इतनी जानकारी इन तीनों के बारे में
इतनी जानकारी पहले भी छोटी क्लासों में दी जा चुकी होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिस्कस करने या समझने पे फोकस नहीं किया। अब हम लोग हमारे एक्चुअल टॉपिक पर आते हैं, जो कि 11th क्लास का पहला टॉपिक है, वो है कोशिका सिद्धांत। तो देखिए, हमारा पहला टॉपिक 11th का या इस चैप्टर का है, वो है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। तो देखिए, क्या होता है कोशिका, क्या है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत जो है दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया था। सबसे पहले 1838 में पहले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन, और 1839 में दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था थियोडोर श्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक सम्मिलित स्टेटमेंट दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले 1838 में वैज्ञानिक आए जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन, और 1839 में दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था टी या फिर थियोडोर श्वान। इन दोनों ने सम्मिलित रूप से ये बताया कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका व उनके उत्पादों से मिलकर के बना होता है। मतलब इससे पहले ये पता नहीं था या ये जानकारी नहीं थी कि सजीवों का शरीर कैसे मिलकर के बना हुआ है। आज तो हम लोगों को पता है कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, लेकिन सबसे पहले जो है इन दोनों ने इस बात को एक्सप्लेन किया था कि सजीवों का शरीर जो है वो कोशिकाओं व उनके उत्तक या उत्पादों से मिलकर के बना हुआ होता है। परंतु इन दोनों का जो ये कोशिका सिद्धांत था, इस कोशिका सिद्धांत को अपूर्ण कोशिका सिद्धांत माना जाता है। अपूर्ण कोशिका सिद्धांत माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये सिद्धांत ये तो बताता है कि सभी सजीवों का जो शरीर है उसका निर्माण कोशिकाओं से मिलकर के हुआ है, परंतु ये सिद्धांत ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होगा। ठीक है, तो इस दुविधा को दूर करने के लिए फिर तीसरे वैज्ञानिक आए, जो कि 1855 में तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रडोल्फ विर्चो। तीसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रडोल्फ विर्चो, और रडोल्फ विर्चो साहब ने अपनी भाषा में एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट था ओमनिस सेल्यूल ई सेलुला। इन्होंने स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेल्यूल ई सेलुला। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि सभी नई कोशिकाएं पूर्व विभेदित कोशिकाओं से प्राप्त होती है। सभी नई कोशिकाएं पूर्व विभेदित कोशिकाओं से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है कोशिका सिद्धांत
कंप्लीट हुआ। और अब हम लोग आधुनिक कोशिका सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें इन दोनों के स्टेटमेंट को भी लेते हैं और यहां से रडोल्फ विर्चोव के स्टेटमेंट को भी लेते हैं। तो क्या है आधुनिक कोशिका सिद्धांत या कंप्लीट कोशिका सिद्धांत भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, कंप्लीट सेल थ्योरी, या हिंदी में लिख देते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो क्या है आधुनिक कोशिका सिद्धांत? आधुनिक कोशिका सिद्धांत का पहला कथन है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पादों से बनता है और सेकंड स्टेटमेंट है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभेदन से होता है, विभेदन से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आधुनिक कोशिका सिद्धांत जो है उसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक स्टेटमेंट जो है वो तो मैथियस, स्लाइडेन एंड टी श्वान के द्वारा लिया गया और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो रडोल्फ विर्चोव के स्टेटमेंट से लिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कोशिकाओं का प्रकार। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां पर? कोशिकाओं के प्रकार पर। कोशिकाओं के प्रकार। तो वैसे तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि कोशिकाएं जो है वो टोटल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरी होती है हमारी यूकेरियोटिक कोशिका। ठीक है, पहली हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी हमारी यूकेरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव पाया जाता है, मतलब जिनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से नजर नहीं आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। या फिर ये तो परिभाषा हुई, या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके आगे लगा हुआ है शब्द प्रो, और प्रो का मतलब होता है पुराना, प्रो का मतलब इंग्लिश में होता है ओल्ड या पुराना, मतलब वे कोशिकाएं जो पूर्व स्थित जीवों में या पूर्व में जो जीव बाहुल्यता में रहे हैं, जिन जीवों का पूर्व में इस संसार के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर आधिपत्य रहा है, ठीक है, उन जीवों में पाए जाने वाली कोशिका। वैसे सही परिभाषा तो यही बनेगी कि जब कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव हो, स्पष्ट केंद्रक का अभाव हो, जब कोशिका में स्पष्ट केंद्रक का अभाव हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक
कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका का ही यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस कोशिका के अंदर एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पूरी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर इसका जो डीएनए है वो पूरा ही सब दूर फैला हुआ है और किसी भी कोशिका झिल्ली या किसी भी आवरण के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और चूंकि इनमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, दूसरी चीज केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनका जो केंद्रक का जो मटेरियल होता है वो मटेरियल पूरी सेल में फैला हुआ होता है। और इनके केंद्रक को हम लोग बोलते हैं केंद्रकाभ। इनके केंद्रक को कहा जाता है केंद्रकाभ। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका किसे कहेंगे? यूकेरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं जिनमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिनमें स्पष्ट, क्या लिखा अपन ने, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। और हम सभी लोगों के शरीर जो हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ जानकारी प्राप्त हुई या कुछ समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम लोग आगे भी आपके लिए इसी तरीके से पूरे चैप्टर के लेक्चर जो हैं वो लेकर के आएं। धन्यवाद।